ठीक है, पेज नंबर बताएगा कोई मुझे एक्सरसाइज का? एनीबडी पेज नंबर? फोर्टी नाइन। अब अपने माइक हो सके तो ऑन कर लो सब लोग, माइक ऑन करो और फटाफट सवालों के जवाब दो। चलो, ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको। बताइए कौन सा वर्ड आउट ऑड होगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के केस में? पीपल आर स्टिल कमिंग। दरवाजा लगा लिया। ओके गाइस, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट पता नहीं होता है या नहीं होता है, पर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ऑड वन आउट क्या होगा इसमें? हेलो, जवाब देना है आपको। हेलो, आप लोगों से बात हो रही है इस क्लास में जो जो लोग मौजूद है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो हेलो, 1 2 3 माइक चेक। आवाज आ रही है मेरी? तो जवाब कौन देगा? मैं ही दूंगा क्या? मुझे देना है एग्जाम। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के केस में ऑड वन आउट फाइंड करना है। क्यों भाई एजुकेटेड क्यों? हाँ, ये तो आंसर सही है ना, मैंने मार्क किया है। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज व्हाई। अरे क्यों? कैसे कैसे लोग हो तुम लोग, किसी को जवाब नहीं देना है क्या? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ तो बोलो ना, ये बोलने में क्या जा रहा है? आप क्या इसके लिए अलग से फोन करूं एक एक को कि जवाब दो? सही है जवाब। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पार्ट है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का, बाकी सब अर्बन में आता है। ये इसका सही जवाब है। दिक्कत क्या है? जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? अगला देखो, स्टेट विथ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कौन से स्टेट आते हैं? गोवा, पंजाब, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑड में आउट है, क्यों? हाँ, इन स्टेट की तुलना में कम है अनएम्प्लॉयमेंट। गोवा में ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है, त्रिपुरा में ज्यादा है, महाराष्ट्र में कम। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का मीडियन निकालो तो महाराष्ट्र का नंबर मीडियन से लेफ्ट हैंड साइड में आता है, बाकी सारे स्टेट मीडियन के राइट हैंड साइड में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972 में लाई गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लाई गई थी। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म की भी एक योजना चलती है। इसमें से ऑड मैन आउट क्या होगा बताइए? कारण बताओ। ये तीनों स्कीम्स है, ये स्पेसिफिक मेजर्स है अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाने के लिए किए गए। और ये कौन सा मेजर है अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाने का? ये अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाने का जनरल मेजर। ऐसे बताते आना चाहिए आपको, ये सही जवाब होगा। चलो आगे, आइडेंटिफाई कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट नजर आती है आपको? हुसैन शेख एम्प्लॉय किए उसने 7 वर्कर्स लेस देन द यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर ऑन हिज फार्म, इन स्पाइट ऑफ दिस आउटपुट रिमेन सेम। हाँ, ये डिस्कस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है। 7 लोगों को एम्प्लॉय करने के बाद भी आउटपुट उतना का उतना ही रहा। तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट को? बोलो, 2 लाइन कोई पढ़ के दिखाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट? एनीबडी कैन रीड। लिखा होगा तो आपने जो कॉपी में लिखा है वो पढ़ो।
हाँ सोनल पढ़। It is a type of rural and unemployment in which surplus manpower has zero marginal productivity. वेरी गुड। सरप्लस मैन पावर की जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रहती है, ये टेक्निकल वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, use of new technology in the printing industry has lead to unemployment among several workers। कॉन्सेप्ट बताइए, कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? वेरी गुड, ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके बारे में कोई भी एक व्यक्ति अपने लिखे हुए आंसर को पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ गजल। दूसरा कोई? पढ़ बेटा पढ़। This is a type of industrial unemployment that arises due to use of modern technology in daily life. बहुत बढ़िया, सही जवाब है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो दो में से दो मार्क मिलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट केस है, सतीश हैज कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इज डेस्परेटली एक्सपेक्टिंग ए जॉब। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का। धनवीन पढ़ो। आंसर पढ़ो बेटा अपना। This is a type of unemployment that सर यानी इसमें पर एजुकेटेड रहते हैं पर जॉब नहीं रहती। वो तो समझ गए, कुछ तो ऐसा लिखोगे क्या, पीपल एजुकेटेड रहते हैं पर जॉब नहीं रहती? कुछ तो लिखा होगा ना, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वही पढ़ना है। आंसर लिखा कि नहीं लिखा धनवीर अपनी कॉपी में? सर लिखा पर वो घर में बाहर आया। अच्छा अच्छा, फोन लेके बाहर आ गए। अच्छा सुनो, ये अभी जो 12th के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, भले ही ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसमें एक रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको आपके कैमरास ऑन रखना है। तो अभी तक ठीक था, नेट की परेशानी थी, सिस्टम का एरर था या कुछ भी हो, पर अगर क्लास में लाइवलीनेस लाना है तो कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। क्या ख्याल है आप लोगों का इस बारे में? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। रखना चाहिए नहीं ना? रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, नहीं चलेगा। आई आई अंडरस्टैंड कि घर में सब अपनी हालत में होते हैं, बट स्टिल क्लास के समय इंसान ने क्लास के हिसाब से ही क्लास को अटेंड करना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि एटलीस्ट मार्च और अप्रैल महीना लॉकडाउन में तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से यवतमाल में केसेस अभी बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता मार्च अप्रैल से पहले कोई संभावना है सब कुछ नॉर्मल होने की। जब ऐसा होगा कि सबको टीके लग चुके हैं और कोविड नाम की चीज ही चली गई, शायद तभी रेगुलर क्लास हो। तो बहुत सारा कवर करना है ऑनलाइन ही। और इसके लिए एक बात की बड़ी जरूरत रहेगी कि आप सबके कैमराज ऑन हो। तो सामने मोबाइल का एक स्टैंड होना चाहिए आपके पास, जहाँ सही तरीके से आपका मोबाइल रखा रहे। स्टैंड, टेबल या कहीं पे, टेबल पे बैठ के पढ़ोगे आप लोग, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। एक कमरा अपना अलग से हो क्लास के टाइम पे, और अब अपने कैमरे आपको चालू रखने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने बाकी भी ऑनलाइन क्लासेस में देखा है, कैमराज ऑन रहने से इंटरेक्शन बहुत लाइव और रेगुलर होता है। तो ये रहेगी रिक्वायरमेंट। अपन इसका ट्रायल मोड अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कल से। तो कल सब लोग अपना कैमरा ऑन करके ही अटेंड करना, ठीक है? आप भले हाँ बोलो या ना बोलो, पर उससे फर्क पड़ेगा। अगर और अच्छे से पढ़ना है ऑनलाइन को, तो इट इज कहीं ना कहीं जरूरी है कि अपन कैमरास को ऑन करें। बाकी और कोई है रिजर्वेशन किसी को? वोटिंग करूंगा तो मुझे पता है ज्यादातर लोग नहीं बोलेंगे। क्या ख्याल है, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धनवीन ने हाँ बोला, खुशी ने ना बोला। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? सोनल, एक मिनट, वन बाय वन पूछते हैं। सोनल, सीधे 12th स्टैंडर्ड में शुरू करो सर। नहीं ट्रायल, अभी 2 ही चैप्टर बचे हैं ना इकोनॉमिक्स के, वो खत्म होने के बाद 12 ही रहने वाला है, फिर तो पढ़ाने के लिए 11th में कुछ बचा ही नहीं है ना। तो 12th में शुरू करो। तो एग्री है सोनल? पूर्वी? नहीं सर। नहीं करने? आयुषी? चलेगा। कुमकुम? हाँ। ये आनंदी?
वैष्णव चलेगा, खुशी पहले मना कर दी, हर्ष रुचि इसका क्या लॉजिक है, मतलब क्या लॉजिक है बताओ तो, चावल खाएंगे दाल नहीं खाएंगे, कोई मतलब है क्या, सब में ऑन रहेगा। दीप क्या नहीं, क्या तेरे को शर्म आती कैमरा ऑन करके बैठने में, कैमरा सबका ऑन चाहिए, उससे इंटरैक्टिव क्लास होगी, फर्क पड़ेगा, आपको भी लगेगा कि नहीं मजा आता है। बाकी के क्लास में रहता ही है, आप पुणे की मुंबई की ज्यादातर क्लासेस करो, जो भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं जनरली दे इंसिस्ट कि कैमरा ऑन रहना चाहिए, तो कम से कम मुझे भी ये पता रहता है फोकस्ड होके पढ़ रहे हो। अब पता नहीं कान में हेडफोन लगा के किधर घूम रहे हो तुम लोग, सो रहे हो लौट रहे हो, सच में सीरियसली पढ़ रहे हो या नहीं। तो चलो कोशिश करेंगे कल कैमरास के साथ करने की, करनी चाहिए, अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, छोड़ो। हो गया ये सतीश वाला तो क्या बताया धनवीर ने कि वो पढ़ा लिखा होके भी उसको नौकरी नहीं मिलती। इन सर्टन एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ महाराष्ट्र ओनली खरीफ क्रॉप आर ग्रोन, therefore employment is available only till the month of October। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है ये? पढ़ो तो इसके बारे में क्या लिखा किसी ने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। पढ़ो ना, कोई भी पढ़ सकता है, आनंद ही पढ़ रहे। कुमकुम पढ़ बेटा, खुश हो। This is a type of rural unemployment in which large number of people are employed in season but remain unemployed in off-season. गुड, सही है, परफेक्ट, 2 आउट ऑफ 2। कंप्लीट करेंगे हम कोरिलेशन। अगर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का संबंध है टूरिस्ट गाइड से, तो ग्रेजुएट्स का संबंध किससे होगा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पे। चलो ठीक है। अगर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का संबंध है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट से, तो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ आता है? रूरल। चलो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अगर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से होता है, तो फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी की वजह से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? बहुत अच्छा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ट्राइस मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है, तो ट्राइसेम किस लिए बना है? ओके, ट्राइसेम का लॉन्ग फॉर्म बताओ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लॉन्ग फॉर्म लिखोगे कि पूरा कुछ वर्ड लिखोगे? To become self-employed. टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। Self-employed. ठीक है, आगे बताओ। सोशल इफेक्ट अगर है बेरोजगारी का, लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कौन सा इफेक्ट है? इकोनॉमिक। ठीक है, तो बेरोजगारी के दो इफेक्ट होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक। तो लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगर सोशल इफेक्ट है, तो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इकोनॉमिक। शिवाजी ने बोला, शिवाजी ने बोल रही है। ओके ठीक, चलो ही लेगा। अगला देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट के दो टाइप है, रूरल और अर्बन। रूरल में है सीजनल डिस्कस, दो टाइप। अर्बन में है एजुकेटेड और इंडस्ट्रियल के टाइप है टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल और स्ट्रक्चर। अब इसमें से पहचानना है आपको कौन सी चीज कहाँ लागू होगी। प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज इफ एडिशनल वर्कर इज एम्प्लॉयड, एंड प्रोडक्शन डज नॉट डिक्रीज इफ वर्कर इज रिड्यूस फ्रॉम द वर्क। मेंशन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा है? डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। A worker is thrown out of a job because of a computerization. Name this type of unemployment. बहुत अच्छा।
Sharad was forced to return back to India from USA due to depression in IT sector. बहुत अच्छा. In spite of being a graduate, Vasant is sitting idle at home. ठीक. Give example of structural unemployment. Structural unemployment के example बताइए. बताओ. बताओ. क्यों नहीं? क्यों नहीं है? पुराना टेक्स्ट बुक मतलब क्या? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा नहीं था क्या हम लोगों ने? ये रहा स्ट्रक्चरल. क्या लिखा है? दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. These changes may affect either the supply or a demand for a factor of production. Structural changes in the economy are caused by change in government policy, shortage of capital. गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आने की वजह से स्ट्रक्चर में चेंज आया. तो आप बोलो, रमेश was running a pan shop in Maharashtra. Government bans the pan masala and he is now unemployed. शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसा या मशीन ना रहने की वजह से बिजनेस बंद पड़ जाना. शिफ्टिंग इंडस्ट्री फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो इसमें लिख सकते हो ड्यू टू कंटिन्यूअस ड्रॉट्स, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा. द इंडस्ट्रीज फ्रॉम रीजन ऑफ कच्छ गुजरात was shifted to Jamnagar area. Structural unemployment is a long-term phenomenon. Structural unemployment takes place because of a mismatch between skilled workers and job are actually available. भाई जॉब अवेलेबल है कंप्यूटर में, लोगों को आती है मैनुअल अकाउंटिंग. तो एक एग्जांपल दे सकते हो. रमेश was a मुनीम. रमेश एक मुनीम था. who was who had a very good practice of writing a books manually. चोपड़े लिखता था वो, बही खाते लिखता था. But he did not know how to operate a computer. तो फिर अब सब जगह पे कंप्यूटर और टैली आ गया, उसको नहीं चलाना आता, तो वो अनएम्प्लॉयड बैठा है. इधर होता है जॉब्स आर अवेलेबल, दैट इज हॉर्स कार्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटो रिक्शा. एग्जांपल तो इन्होंने ही दिया है कि एक व्यक्ति हॉर्स कार्ट चलाता था, अब उसकी जगह ऑटो रिक्शा आ गया. कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? स्ट्रक्चरल है. इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग हैज कॉज्ड द अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन द मैनुअल टाइपिस्ट. ये इसमें से कोई भी एक एग्जांपल ऐसे कैसे भी कोट करते तो भी चलता. अगला, फाइंड आउट करो Q1 एंड Q3 यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. बोलो Q1 कितना आता? 475. और Q3 कितना आता? 3.58. चलो गुड. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये आपने पढ़ लिया है. एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये 4 मार्क और 8 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं. 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखने के, 8 मार्क के लिए 8 पॉइंट. एक्सप्लेन द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. कितने मार्क्स का है उस पर डिपेंड करता है कितने पॉइंट लिखने, तो आपको इसको 8 मार्क के हिसाब से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ही लिखना चाहिए. तो अगली बार जब भी क्लास होगी, या तो फिर आप ऐसे भी घूमते फिरते आए तो अपनी कॉपी चेक करा के चले जाना. फिर अगला पढ़े थे अपन ने क्या? पॉवर्टी. पॉवर्टी की भी एक्सरसाइज लेनी थी. आ जाओ, क्या है पहला? पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन विद द राइज इन एन एग्रीकल्चर आउटपुट. इसका रीजनिंग है और इसके असर्शंस दिए हैं. इस पे आते हैं. पहला असर्शन है, लोगों का मानना है कि पॉवर्टी लेवल डिक्लाइंस विद द राइज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट. आप बताओ मुझे, ये जो असर्शन है, असर्शन का मतलब होता है मान्यता, ये मान्यता सही है या गलत है? हाँ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा, पॉवर्टी या गरीबी घटेगी, ये मान्यता सही है. इसका कारण क्या दिया इन्होंने? रीजनिंग मतलब ये क्यों मान्यता है, इसका कारण है एग्रीकल्चर इनकम हैव डिक्लाइन ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन. अब इसका जो ये तो देखो कि एग्रीकल्चर इनकम कम हुई है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में फ्लक्चुएशन होता है.
ये स्टेटमेंट सही है, पर क्या इस मान्यता का ये सही कारण है क्या? मुझे तो लगता है नहीं है। पावर्टी लेवल कम होगी अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ता है तो ये सही है। फिर इसका रीजन होना चाहिए, एज आउटपुट इंक्रीजेस इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस एंड देयरफॉर पावर्टी डिक्रीजेस। पर इन्होंने दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम घटी क्यों है? क्योंकि बार बार क्लाइमेटिक कंडीशन में फर्क पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि ए सही है, बी सही है, मतलब ए सही है, आर भी सही है, इसमें कोई गलत राय नहीं है। इट इज करेक्ट, ए इज करेक्ट स्टेटमेंट, आर इज करेक्ट स्टेटमेंट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो मुझे लगता चाहिए कि ये ऑप्शन फोर्थ आना चाहिए। आपको क्या लगता है? इस पे डिबेट हो सकता है कि नहीं सर मेरा मानना कुछ और है। बताओ ना, आप लोगों को सही लगा क्या मेरा आंसर? मुझे तो लगता है ए सही है, मान्यता सही है। जो कारण दिया वो कारण भी सही है, उसमें भी कोई गलत नहीं है। बट जो आर है ना, आर, वो ए का सही कारण नहीं है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? हाँ सर। नहीं, आपका अपना कुछ सोच हो तो आप अपनी सोच को रख सकते हो, उसमें कोई गलत या बुराई नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कुछ और होना चाहिए। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हो सकता था कि जो ये जो पॉवर्टी लेवल है वो डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओहो, ये भी सही नहीं लगता मुझे। पर खैर चलो, मुझे तो लगा, जो लगा मैंने आंसर आपको बता दिया। आपको अगर इसका आंसर कुछ और लगता है तो आप बोल सकते हो। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, urban poverty is attributed mainly to spillover effects of migration among the rural poor। शहरों में पाए जाने वाले गरीबी का जो विशेषता है, एट्रीब्यूट मतलब इसकी विशेषता, is mainly due to spill over effect of migration among the rural poor। शहरों में इसलिए गरीबी पाई जाती है क्योंकि खेड़ों में रहने वाले गरीब शहरों में आते हैं। ये ठीक लगा, इसमें कुछ मुझे गलत नहीं लगा। दूसरा बोलते हैं कि पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब रिजल्ट फोर्स माइग्रेशन। क्यों लोग खेड़े छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब की कमी है, कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो अब इन दोनों को रिलेट करो। पहली बात तो ये है कि बोथ ए एंड आर ट्रू। मुझे तो लगता है ए भी सही है, क्योंकि शहर में पाए जाने वाली गरीबी का एक कारण या मेन कारण ये है कि खेड़ों से लोग शहरों में आ रहे हैं। और एक एक स्टेटमेंट ये भी दिया हुआ है कि खेड़ों से लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां अल्टरनेट जॉब अवेलेबल नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। पर क्या पहले की मान्यता का दूसरा वाला सही कारण है क्या? क्यों नहीं? मुझे तो बिल्कुल सही लगता है, लॉजिकल सोचो। मुझे तो ये थर्ड आंसर सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है। हाँ बिल्कुल सही है। देखो, पहले तो बात है कि लोग खेड़े छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पुअर है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब्स है। और फिर लोग खेड़े छोड़ के शहरों में जा रहे हैं, तो शहरों में भी तो एक प्रकार का बेरोजगारी बढ़ी है, जो बढ़ी है माइग्रेशन की वजह से। तो पहला सही है, दूसरा सही है, और आर जो है वो ए का सही कारण है। तो ये थर्ड ऑप्शन होना चाहिए इसका। ये 12th स्टैंडर्ड में 4 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, असर्शंस एंड रीजनिंग। तो आपको सही से पहचानते आना चाहिए। तो कंफ्यूजिंग भी बहुत रहते हैं। किसने बोला था नहीं है भाई, उसकी भी शंका का समाधान कर देते, दीप था शायद। आगे आते हैं।
अब तीसरे पे आते हैं। एक मान्यता ये है, रिलेटिव पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल ट्रू है। हर देश में कुछ लोग बाकी कुछ लोगों की तुलना में अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप रिलेट करो अमीर लोगों को उससे कम पैसे कमाने वाले लोगों से, तो दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, कुछ लोग ज्यादा अमीर है, कुछ लोग कम अमीर है, तो रिलेटिवली हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गरीब या पुअर है, तो ये तो ट्रू है। दूसरा, differences in the level of income is the only criteria for judging the relative poverty। भाई रिलेटिव पावर्टी कैसे जज करोगे आप? इसका कोई एब्सोल्यूट मेजर थोड़ी है। अगर दो लोगों की इनकम में रिलेट करने के बाद आपको डिफरेंस नजर आता है, तो दूसरे की तुलना में एक व्यक्ति गरीब है। अब अंबानी की तुलना में अरमान मलिक भी तो गरीब है, उतना पैसा थोड़ी है उसके पास। या अंबानी की तुलना में तो कंगना रानावत भी गरीब ही नजर आएगी। तो बताइए मुझे, पहला और दूसरे के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले से सहमत हो आप? दूसरे से सहमत हो आप? और दूसरा जो है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हो सकता नहीं है, इसको नहीं है ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। रिलेटिव पॉवर्टी दुनिया के हर देश में पाई जाती है, क्योंकि दुनिया के एक ऐसे देश में चले जाओ जहां सभी अमीर है, वहां पे भी आपको रिलेटिव पॉवर्टी मिलेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो जो सबसे अमीर है उससे कम अमीर होगा। और दूसरा क्या है कि कैसे जज करें कि रिलेटिव पॉवर्टी है या नहीं? तो अगर दो लोगों की इनकम में, वेल्थ में डिफरेंस है, तो रिलेटिवली तो हर व्यक्ति आपको गरीब नजर आएगा। अब आप सब लोगों की रिलेशन में देखो तो मैं भी तो एक गरीब हूं। आपकी इनकम ज्यादा है, मेरी इनकम कम है, तो और किसी और से रिलेट करो मुझे तो मैं अमीर नजर आऊंगा आपको। एक ही क्राइटेरिया है, दो लोगों को कंपेयर करो, कोई भी दो लोग, अगर एक के पास ज्यादा पैसा है, एक के पास कम है, तो दूसरा वाला पुअर है। इसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो मुझे तो लगता है इसका थर्ड आंसर सही है। अगला एसर्शन, एक मान्यता ये है, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी बट ऑल्सो लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। ओ माय गॉड, पैसों की कमी होना मतलब गरीबी नहीं है, क्षमताओं की कमी होना भी गरीबी है। क्या बात करते हो? ये सही है कि गलत है? मुझे तो सही लगता है। अब एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसमें कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, तो उसको भी तो गरीबी मानेंगे। रीजनिंग है, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ टू सेफ्टी सेटिस्फाई हंगर। अपना पेट भरने की आजादी नहीं है, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। आप एक ऐसे जगह पे या ऐसे देश पे रहते हो जहां आपके पास पैसा तो है पर कोई फैसिलिटी ही नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे आप जिस जगह पे रहते हो वहां ज्यादातर लोग भूख मर रहे हैं, उनके पास इलाज कराने को पैसा नहीं है, आपके पास है तो इलाज करने की सुविधा नहीं है, पर आपके पास कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। जो आपने राजा चुना है वही अपने आप को इतना बड़ा राजा मानता है कि अब उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, ना तो उसको बदल सकता। तो पहला है असर्शन और दूसरा है उसका कारण। मुझे तो दोनों ही सही लगते हैं। ये आंसर थर्ड होना चाहिए। स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट आर सही है, और ए है इसका सही कारण आर में दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई या डिबेट कर सकते हो मेरे साथ, तो अपन अपन भी डिबेट करेंगे, बाकी लोग भी सुनेंगे। अगले इस पे आते हैं। एक मान्यता, फूड सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, गारंटी सोशल प्रोटेक्शन टू द पुअर। खाना मुफ्त में दो, उधार पैसा दो गरीबों को, इन सब से गारंटी आती है कि सामाजिक प्रोटेक्शन मिलेगा गरीबों को। ये सही लगता है कि गलत? गलत लगता है आपको? ये सही है, सही है। चलो,
लीकेजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम परपेचुएट पॉवर्टी। परपेचुएट करना मतलब बढ़ाना। हमारे सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में लीकेज है, भ्रष्टाचार है, इसकी वजह से देश में गरीबी बढ़ रही है। मुझे तो लगता है ये भी सही है। अब दोनों तो सही है, पर क्या ए के लिए ये वाला कारण ज्यादा सही है कि नहीं है, ये बताना नहीं है बराबर। ये इसका सही कारण नहीं है। हाँ, लोगों को सोशल प्रोटेक्शन मिलेगा ये सब देने से। हाँ, अगर ये कारण देते इसमें कि फूड सिक्योरिटी देने से या क्रेडिट फैसिलिटी देने से लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते और अपना इनकम बढ़ा सकते, तो ए भी सही होता, आर भी सही होता और आई आर उसका सही रीजन होता। ये दोनों स्टेटमेंट भले अपने आप में सही है, पर ए का सही रीजन आर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. आइए आगे आते हैं। ऑड वन आउट बताओ। कलर्स ऑफ रेशन कार्ड व्हाइट होता है, ग्रीन होता है, सैफ्रॉन होता है, येलो होता है। कौन सा नहीं देखा हमने? ग्रीन। हाई हाई पॉवर्टी रेशो, बहुत ज्यादा गरीबी, चंडीगढ़, झारखंड, बिहार, केरला। करेला नहीं रे, केरला। कैलोरीज 2400, 1800, 2100, 2250। 1800 कैलोरी की कहीं बात नहीं हुई है, बात हुई है 2400 कैलोरी की, 2100 कैलोरी की और 2250 कैलोरी की। पढ़ के पन्ने पलट के देख लो। अगला देखते हैं। गिव वन इकोनॉमिक टर्म, कोई एक टर्म बताओ। डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। इसी को तो गरीबी बोलते हैं। कुछ लोगों के पास मौके ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए, यही तो गरीबी है। Concept of poverty that covers material and non-material dimension। मल्टी डायमेंशनल, हाँ ऐसा लिखा हुआ है बुक में कि एक पॉवर्टी सिंगल डायमेंशनल नहीं है, पॉवर्टी है मल्टी डायमेंशनल, जो मटेरियल और नॉन मटेरियल चीजों को भी जोड़ती है। मटेरियल मतलब आपके पास कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, तो आप गरीब हो। आपके पास एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, तो भी आप गरीब हो। ये नॉन मटेरियल डायमेंशन है, तो गरीबी मल्टी डायमेंशनल है। ये बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड टॉपिक जो है, पॉवर्टी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? रिलेटिव पॉवर्टी। यस। अब रिलेटिव पॉवर्टी को पूरी तरह से हटाया जा सकता है क्या इस दुनिया से? नहीं, रिलेटिव पॉवर्टी को कभी पूरी तरीके से खत्म किया नहीं जा सकता। दुनिया में हमेशा कुछ लोगों से ज्यादा अमीर रहेंगे ही रहेंगे और कुछ लोगों से गरीब ही रहेंगे। अब मुझे बताओ फिर, पॉवर्टी दैट कैन बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड, ऐसी कौन सी टाइप की गरीबी है जिसको पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? हाँ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब आपके पास खाना नहीं, कपड़ा नहीं, रोटी नहीं, मकान नहीं, इतनी कैलोरी नहीं मिलती या इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। हाँ, सब लोगों को इस कैटेगरी से बाहर निकाला जा सकता है, मतलब पूरी तरह से एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर नीडेड टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल। समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए कितना खर्चा करना चाहिए, इसकी कॉन्सेप्ट कहाँ दी है? हाँ? इसकी कौन सी कॉन्सेप्ट है? थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर नीडेड, पॉवर्टी लाइन, बहुत सही। अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल का खर्चा नहीं कर पाते तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, अगर उससे ज्यादा खर्च लेते हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं, क्वेश्चन है, बबन्स डॉटर had to be hospitalized
due to weakness caused by undernourishment or lack of minimum calories requirement intake of food। बबन को अपनी लड़की को इसलिए एडमिट करना पड़ा क्योंकि वो कमजोर थी, उसको अच्छा खाना पीना नहीं मिलता था, तो वो कुपोषित रह गई, उसका पोषण अच्छे से हुआ नहीं। बताइए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। ऐसी पॉवर्टी जहां पर आपको अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा खाना मिलता नहीं है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ मिनिमम इनकम टू सैटिस्फाई द डिजायर्ड लेवल ऑफ कैलोरी इनटेक फूड। आप इतना पैसा भी नहीं कमा सकते कि कम से कम स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाए। ये वो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। एब्सोल्यूट पॉवर्टी टेक्स्ट बुक में पढ़ने का, उसके बारे में कोई भी शॉर्ट में 2 लाइन लिखने की, 2 मार्क के लिए है तो, 4 मार्क्स के लिए है तो थोड़ा ज्यादा लिखने का। धनाजी राव इज ए वेल्दी लैंडलॉर्ड। धनाजी राव एक बहुत श्रीमंत जमींदार है, but his annual income is relatively less in comparison to entrepreneur। वो क्या नाम है ये? राव राव बहादुर। बोलो, अब धनाजी राव के पास कुछ कमी नहीं है, अच्छी जमीन है, जायदाद है, पर राव बहादुर के तुलना में वो गरीब है। कौन सी पॉवर्टी है ये है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी में आप लिख देना कि रिलेटिव पॉवर्टी अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड इनकम एंड वेल्थ अमॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी। समाज में लोगों की इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लोगों की वेल्थ अलग अलग होती है, इसके वजह से कोई ना कोई किसी ना किसी की तुलना में तो गरीब माना ही जाएगा। अगला है उर्मिस फैमिली live in a situation whereby they are not able to fulfill even a basic need of life such as food, clothing and shelter। कौन सी कॉन्सेप्ट है ये? तो गरीबी, पॉवर्टी बोलते हैं। तो गरीबी क्या है? जहां आप अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी ना कर पाओ, इसको पॉवर्टी बोला जाता है। तो अपनी यहाँ पे क्या हो रही है इस लेक्चर में? पॉवर्टी हो रही है। तो कोई एक वीडियो बना के डाल दो, ये हम है, ये हमारी ऑनलाइन क्लास है और यहाँ हमारी पॉवर्टी हो रही है। चलो आगे। संजय फैमिली रिसीव्स फूड ग्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ येलो रेशन कार्ड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। कौन सी कॉन्सेप्ट है ये? फूड सिक्योरिटी थ्रू ट्राई कलर रेशन कार्ड। ऐसा कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा है ensure the food security the government of Maharashtra has introduced tricolor family ration card। ये लिखना चाहिए और इसके नीचे का ये एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए, फूड सिक्योरिटी थ्रू कलर रेशन कार्ड। आगे, in certain parts of state starvation related deaths have been observed, whereas in certain areas gross wastage of food has been reported। अब देखा गया है हमारे देश में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां लोग भूखे मर रहे हैं और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां अनाज वेस्टेज हो रहा है। क्या बोलोगे आप इसको? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता है। कहीं पे वेस्टेज जा रहा है तो जहां जरूरत है उसको मिल भी नहीं रहा। इकोनॉमिक अनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अराइजिंग ड्यू टू इनइक्वालिटी इन इनकम। लोगों की इनकम में इतना फर्क है कि कहीं पे लोगों के पास इतना पड़ा हुआ है कि वेस्टेज जाता है और कहीं लोग अपनी बेसिक जरूरतों भी पूरा कर नहीं सकते। तो ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की कॉन्सेप्ट। रीजन के साथ बताना है वेदर यू एग्री और डिसएग्री। बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, 12th के बोर्ड में। रीजन के साथ एग्री डिसएग्री को बताना कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 4 मार्क्स के लिए। तो काफी अच्छा और डिटेल आंसर इसका लिखना पड़ता है। बताओ, पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली मेजर टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ओनली मेजर, एकमात्र उपाय है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। सही है कि गलत है?
गलत है। तो आप ये लिखो कि भाई ये एक उपाय है, पर इसके अलावा भी और ढेर सारे उपाय हो सकते हैं। तो जितने भी मेजर्स है इरेडिकेट करने के पावर्टी को, तो ऊपर जाने का मेजर्स टू इरेडिकेट द पावर्टी वाला टॉपिक पढ़ा था अपन ने, ये रहा जनरल मेजर टू इरेडिकेट द पावर्टी। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन तो एक उपाय है, एग्रीकल्चर में एमएसपी देना, क्रेडिट देना, रूरल एरिया में वर्क्स देना, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिनिमम वेज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार लाना, नेशनलाइजेशन करना बैंक का, प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर, एजुकेशन देना, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटी देना, स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों को बढ़ावा देना भी, और सारी चीजें हो सकती है। तो वैसे तो इसमें 12 पॉइंट्स है। अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता तो कितने मार्क्स के लिए आता। 4 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ नाम लिखने के 10-12 पॉइंट याद आते हैं और उसके बारे में और थोड़ा थोड़ा सा लिखने का। पहले तो लिखने का वी डिसएग्री। दूसरा है रिलेटिव पावर्टी इज यूनिवर्सल बाय नेचर। रिलेटिव पावर्टी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पाई जाती है। एग्री, बिल्कुल एग्री। फिर इसमें क्या लिखोगे आप, रूरल रिलेटिव पावर्टी क्या होती है, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप लिखो ना थोड़ा सा। ये रहा रिलेटिव पावर्टी का पैराग्राफ, इसको एक्सप्लेन करोगे, आई एग्री लिखो और इसको एक्सप्लेन करो, 4 मार्क मिलेंगे आपको। बोर्ड में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती 12th स्टैंडर्ड में पर्टिकुलर। अगला है रीजनल इम्बैलेंस इज द ओनली कॉज ऑफ पावर्टी। क्षेत्रीय डिसएग्री। यहाँ पे एक कारण है ये गरीबी का, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, तो आपको जाना चाहिए। पहले तो लिखना चाहिए डिसएग्री और फिर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी पे जाना चाहिए, गरीबी के कारण क्या क्या ये रहा। तो लिखने चाहिए कि इतने कारण है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनएक्सेसिबिलिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, रीजनल इम्बैलेंस इसमें का वन ऑफ द रीजन है, इट इज नॉट द ओनली रीजन। और इस तरह से आप लिखोगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। डिटेल में लॉन्ग टाइप का आंसर देना है, ये 4 मार्क या 8 मार्क के लिए आ सकता है बोर्ड में 12th के, इस टाइप के क्वेश्चन। एसेस वेरियस मेजर अंडरटेकन टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, गरीबी मिटाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। लिख पाओगे तो अगली बार आओगे तो कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड लास्ट लेक्चर इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया सिंस 1991 इसको पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। आपके एग्जाम का क्या सीन है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। शायद ऑनलाइन ले ले कॉलेज वाले, या तो फिर कुछ कॉलेज वाले ऐसे, हाँ ऑनलाइन होगी घर बैठे, या तो ऐसे पास कर दिए जाओगे आप और 12th में आ जाओगे। 12th तो होगा क्योंकि एक साल अगले साल तक कोरोना नहीं रहेगा शायद। इस साल 12th भी होता कि नहीं थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो देन, कल मिलते हैं अपन।